वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमेशा हम याद करते हैं कि आज हमने किसे याद करना है और आपको याद करवाना है सादत हसन मंटू। अभी हम जब प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे तो प्रोग्राम के इस सेगमेंट से पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हरमीत बहुत सारी जगहों पर गलतुल आम एक नाम लिया जाता है, मंटो कहा जाता है। मिंटो को तो चले हम उस तरह से प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे, वो तो एक और चीज़ का नाम है, लेकिन ये दरअसल ख़ुद सादत हसन मंटू ने कहा कि ये मंटू है। ए 1 और 2 से अगर इसको किया जाए तो मेरे ख्याल से आपको इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये करेक्शन ख़ुद भी कीजिएगा और अपने राइट लेफ्ट जो लोग हैं अगर वो नाम गलत प्रोनाउंस करें तो उनकी भी करेक्शन कीजिएगा। लेकिन आज अगर हम उनके का जिक्र करें और तस्करा छेड़ें तो उर्दू अफसाना निगारी का तस्करा जो है ना वो उनके नाम के बगैर बिल्कुल ही नामुकम्मल है। कोरे कागज़ को जब स्याह किया और मुआशरती ऐसे मौज़ूआत उठाए कि अगर नंगे अल्फाज कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि क्या खूबसूरती इन्होंने मुआशरे की हर एक चीज़ को ऐसे अक्कासी के साथ बयान कर दिया उस कागज़ पे, उस कोरे कागज़ पे, कि वो आज भी कीमती ख़जाने के तौर पर हमारी तारीख़ में, हमारी अदब की तारीख़ में ऐसी जड़ है। तो आज हम उनकी चूँकि बात कर रहे हैं, उनकी बात करने के साथ साथ उनको याद भी करेंगे और उनके जाने के बाद जो उनके बारे में लिखा गया, बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई, बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करने की एक कोशिश की गई हरमीत, तो उसको भी आज चूँकि हम अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी हो गई, बहुत सारी मूवीज़ जब बनी तो उसको उस तरह से पजीराई बहुत मिली, लेकिन उसको उस तरह से शोकेस नहीं किया गया क्योंकि हमेशा अगर हम देखें मंटू साहब के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ बनी और ख़ासकर शॉर्ट फिल्म जितनी बनी तो उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। और अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो ज़िंदगी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जो है वो चीज़ें लिखता है कि मेरे ख्याल में उस वक्त उस दौर में इस किस्म की चीज़ों का लिखना, और वो हमेशा यही बोलते थे कि सच बोलने वाले जो है ना वो कभी मीठी बातें करते ही नहीं है। और हमने जब भी उनको देखा है, चाहे वो गोरे की अदालत में गए या काले की अदालत में गए, तो इसी तरह उनका जवाब होता था और उन पर काफ़ी दफ़ा जो है जुर्माने भी हुई, कई कैद भी उनको हुई, लेकिन वो बाज नहीं है और वो लिखते रहे माशरे की वो चीज़ें जो छुपाते गए हम लोग, माशरे के वो चीज़ें जिस पर हम पर्दे डालते गए, वो दिखाते रहे कि दुनिया में होता क्या रहा है। और ख़ासकर ख़वातीन के मौजू पर उन्होंने बड़ा खुल के लिखा और शायरी के हवाले से 2-3 बन ऐसी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन उनकी लाइफ अगर हम देखें, बड़ी खूबसूरत फिल्म पाकिस्तान में भी उन पर बनी, हिंदुस्तान में भी उन पर बनी। जब भी मैं तो समझता हूँ कि जब भी किसी को मौका मिलता है वो देखना ज़रूर चाहिए। ज़िंदगी में शॉर्ट सी ज़िंदगी, एक थोड़ी सी ज़िंदगी की, उनकी उम्र अगर देखें तो 42 साल की ज़िंदगी जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारी दुनिया में और फिर वो चले गए। लेकिन इतने कम मुद्दत में आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ढेर लगा दी अफसानों के। और अनारकली को आप देखें, धूल को देखें, जनाजे को देखें, टोबा टेक सिंह को देखें, उल्टी शलवार को देखें, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे सामने आती हैं, तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो माशरे के वो चीजें जो हमने छुपाने की कोशिश की वो उन्होंने आया की, बताया दुनिया को, ये तुम लोग क्या करें। और अंदर जो चीजें जो आपने पहले की है कि मुआशरे की जो अक्कासी उन्होंने की है ना, वो कोई और उस तरह से नहीं कर सका, चूँकि सभी बड़ा बेहतरीन काम करते रहे अदब की दुनिया में। लेकिन वही आप वाली बात कि उस सदी में जिस तरह से उन्होंने दलेरी का, बहादुरी का मुजाहरा किया अपने कलम के ज़रिए, उनके कुछ ऐसी यादगार और कुछ क्लिप्स हमारे पास उनकी मूवी के जो पिक्चराइज करने की कोशिश की है, उसके कुछ क्लिप्स हैं, कुछ झलकियाँ हैं, जस्ट हैव अ लुक। मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कोई हंगामा पसंद नहीं और ना ही सेंसेशनलिस्ट हूं। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद सफेद चौक इस्तेमाल करता ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद कर भी लूं पर अपने ज़मीर का क्या करूं। कई रोज बाद लोगों को रेलवे लाइन के पास एक लड़की मिली। वो बेहोश थी। वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के अंदर गया। ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? क्या है? मैं इसका बाप हूं। खोल दो। डॉक्टर के खोल दो कहने पर मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों
मेरी बेटी जिंदा है, बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है। मेरी बच्ची जिंदा है। सआदत हसन मंटू को हम याद करें और अदब की बात करें, और हमारे साथ हमारे ये गेस्ट जो हमेशा अदब और किताब का जब जिक्र आता है, तज़किरा आता है, तो हमारे साथ ऑन सेट मौजूद होते हैं। अहमद हमाद साहब को हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। क्या कहेंगे आप, सआदत हसन मंटू को आज हम याद कर रहे हैं? जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें की मंटू साहब के बारे में, और मैं इसको अगर इस तरह से देखूं कि मंटू साहब की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो हिंदुस्तान में गुज़रा तकसीम से पहले, और एक हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जब पाकिस्तान बन गया वो गुज़रा। और मैं जब उनको बड़े गौर से पढ़ता हूँ उनके अफसानों को, तो मेरे ऊपर ये उकदा खुलता है कि जो तकसीम के बाद के जो अफसाने हैं जो पाकिस्तान में आके लिखे उन्होंने, कराची में या लाहौर में आके लिखे, वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के, मतलब आगे निकल गए उन अफसानों की निस्बत जो उन्होंने उससे पहले लिखे हुए थे। उसकी वजह अगर मैं तज्जिया कर पाऊँ तो ये है कि तब तक तकसीम का अलमिया जो था वो उस तरह से सामने नहीं आया था, डेवलप हो रहा था, और मंटू साहब उसके स्नैपशॉट्स खींच के हमारे सामने अफसानों की सूरत में रख रहे थे। लेकिन जब ये हो गया फसादात का अलमिया, दरअसल तकसीम तो एक अच्छा है, एक स्ट्रगल हुई, आज़ादी मुसलमानों को मिली, लेकिन फसादात जो थे वो उसका एक ट्रेजिक पहलू था। उस ट्रेजिक पहलू से जिस तरह उन्होंने पर्दा कुशाई की है और जिस तरह से वो हमें तस्वीरें दिखाई हैं कि इंसान के अंदर का जो वहशी है उसको खोल के रख दिया है हमारे सामने, वो बड़ा शानदार काम है। और उसी वजह से ये अफसाने उनके कामयाब हुए। उसकी वजह, उसका शायद ये सबब ये है कि फ़र्द का जो एक वहशीपन था वो फसादात से पहले का दिखाते थे, या फ़र्द की जो गलाजत थी। लेकिन जब ये वाला फसादात वाला वाक़या हो गया तो उसमें एक मुआशरे की अक्कासी हुई एक फ़र्द के ज़रिए से। कैनवस अलमिया का, ट्रेजडी का वसी हो गया मंटू साहब की तहरीरों में, जिसकी वजह से आज भी वो बड़ा रेलिवेंट है। और जहाँ कहीं भी, इवन मुझे कभी कभार सोहा याद आता है, बल्कि हरमीत साहब उस तरफ हैं तो उनको मैं मुखातिब ज़्यादा इसमें करना पसंद करूँगा। ओजड़ी कैंप का हादसा हुआ फैज़ाबाद में, तो वहाँ पे एक भगदड़ मच गई और मौत का नाच था पिंडी में। तो उस वक़्त भी बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनाई दिए कि एक बंदा है, वो औरतों के कान और नाक ये काट के और कलाइयाँ काट के अपने ब्रीफ केस में भर रहा है, क्योंकि वो उसमें सोने की चीज़ें पहनी हुई हैं। मौत के ऐसे वहशत अंगेज़ नाच के अंदर भी अपना आप जो है उसका अंदर का जो जानवर है वो न सिर्फ ये कि खौफज़दा नहीं हो बल्कि खुल के सामने आ गया उसको जंगल समझ के। तो ये स्नैपशॉट्स होते हैं जो एक बड़ा अदीब, बड़ा फ़नकार, बड़ा शायर जो होता है उसके वो लेता है मोमेंट्स को एक तस्वीर में ढालता है अल्फाज की सूरत में और हमारे सामने रख देता है। जी अगर हम देखें, आपको याद होगा सर, वैसे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। मंटू की जो लाइफ है, जो आपने पार्टीशन की बात की, पार्टीशन होता है, होती है, आते हैं वो यहाँ पे, तो बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो उन सारी चीज़ों को याद करते जो उन्होंने उस भारत में गुजारी, उस पार बॉर्डर के उस पार गुजारी। उसके बाद आप जो फरमा रहे हैं कि बहुत सारी तकलीफ कहीं ना कहीं लिखा तो उन्होंने जबरदस्त लिखा और वो हिट भी हुआ, लेकिन अंदर की तकलीफ जो थी वो कम होने के बजाय ज्यादा हुई। अच्छा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। असल में जो मतलब बतौर एक राइटर मैं भी इस कर्ब से गुजरता हूँ कि जब हम अपना अबलाग कर देते हैं, जो सोचते हैं वो लिख के कारी तक पहुँचा देते हैं और कारी उसको समझ भी रहा है और कारी हमारा हम नवा भी हो गया है, लेकिन मुआशरा जब हमारे दरमियान का जो एक कम्युनिकेशन चैनल है उसको ब्रेक कर दे, वो हम पे पाबंदी लगाए कि तुम नहीं कह सकते, जो तुम देख रहे हो वो तुम बता नहीं सकते, ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो, तो ये जो सप्रेशन है ये बाज़ औक़ात दीवानगी की तरफ ले जाती है। फिर हम सहारा ढूंढते हैं कि हम फिर किस तरह से इजहार करें, क्योंकि इजहार की जो कुव्वत है, जो तख्लीकी कुव्वत है, वो अनवर सदीद साहब के बकौल वो एक ऐसा बदमस्त सांड है कि जिसको कुछ समझ नहीं आता कि वो किस खेत में घुस जाए और कहाँ जाके क्या अपना रंग दिखाए। तख्लीक की एक और चीज आपने देखी हो कि जितने भी शायर अदीब गुजरे हैं, बहुतों की जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ गुजरी। अगर हम जोन एहलिया की तरफ आते हैं और देखते हैं तो बेगम जैसे डाइवोर्स होता है, फिर वो जिस तरीके से उनकी जो लाइफ है मुख्तलिफ होती है, जिंदगी काफी। मंटू की लाइफ भी अगर हम देखें काफी मुख्तलिफ थी, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंक हो, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन हमने देखा कि फैमिली उनकी जो बेगम थी बड़ा जबरदस्त किस्म को उन्होंने साथ दिया उनका। आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी चीजें जो अदालतों में जब उन्होंने सामना किया, हम चाहते हैं कि वो भी शेयर करें कि जज साहबान के सामने वो डटे रहे, चाहे वो बहुत सारे ऐसे नावल जिस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे।
جی ہاں دیکھیے وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جو ہمنوا تھے وہ بڑے لوگ تھے. فیض صاحب تھے, وہ کہتے تھے, وہ ڈٹ کے سامنے آئے, کہتے ہیں کہ یہ جو لکھ رہا ہے میرے خیال میں یہ درست لکھ رہا ہے, اور ظاہر ہے عدالت کو گواہی چاہیے ہوتی ہے پوچھنے کے لیے کسی دوسرے بندے سے کہ بتائیں تو صحیح کہ یہ جو ہمارے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو ان کے پیچھے بڑے لوگ تھے, اور وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہندوستان میں جب وہ تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ملاقات وہاں پہ رہی. وہ جب یہاں تشریف لائے تو پاکستان میں ان دوستوں کو یاد کرتے رہے, لیکن ان کو یہاں پہ پاک ٹی ہاؤس جیسا ایک بڑا شاندار پلیٹ فارم مل گیا, اور یہاں پہ انہوں نے کھل کے بولا. یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شدید ترین آمریت کے باوجود ہر شخص جو چاہتا تھا وہ بول سکتا تھا. ایسی صورتحال تھی ٹی ہاؤس میں, یعنی جو حلقہ باب ذوق ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو منٹو صاحب نے بھی جو سوچا وہاں پہ لکھا, لیکن جب یہ چھپ کے باہر جاتا تھا تب یہ پرابلم ہوتا تھا. تو صفیہ آپا نے بالکل ان کو پوری طرح سپورٹ کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کے پیچھے, کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ایک ناکام مرد کے پیچھے بہت سی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ان کے پیچھے صفیہ آپا کا اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا ہاتھ تھا. ان کو پتا تھا صفیہ کو کہ منٹو صاحب کتنی بڑی کریٹو بینگ ہیں. یہ بڑی شاندار بات ہے. ہرمیت میں چلتے چلتے ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ صفیہ کے علاوہ جو منٹو صاحب کی زندگی پہ سب سے زیادہ فیصلہ کن جو شخصیت جس نے فیصلہ کن کردار ادا کیا وہ باری علیگ تھے. انہوں نے یہ جب اس کے اندر دیکھا, منٹو صاحب کے اندر دیکھا کہ یہ بڑا باصلاحیت آدمی ہے, نوجوان ہے, اس وقت 20s میں تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم فرانسیسی اور روسی ادب پڑھو. تو فرانسیسی اور روسی ادب پڑھ کے وہ جو سونا تھا منٹو پہلے ہی سونا تھا وہ کندن بن گیا. انہوں نے موپساں کو پڑھا, انہوں نے گورکی کو, چیخوف کو, آسکر وائلڈ کو, اور یو نیم اٹ, وکٹر ہیوگو کو, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے انہوں نے ترجمے بھی کیے. یہ ترجمہ کرنے کے وجہ سے ان کا اور وسیع مطالعہ ہو گیا نا, یورپ پورا ان کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. تو وہاں پہ روایت تھی, اور اردو افسانے کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی تب. 1905-1907 میں کہیں پاکستان کا اردو دنیا میں پہلا افسانہ لکھا گیا, اور 42 سال کے بعد پاکستان بن گیا تو دونوں جگہوں پہ لکھا جانے لگا. تو یہ تھا کہ انہوں نے جو سیکھا ہے وہ ٹیکنیک ان کو بڑا شاندار جو ہے نا, وہ جو کندن بن گیا اس نے پھر ساری دنیا کو متاثر کیا. ان کی جو ایک ٹیکنیک, اگر مجھے اجازت دیں آپ, آخری بات اس ضمن میں, کہ ان کی جو ٹیکنیک تھی پنچ لائن کی, اس نے منٹو کو منٹو بنایا. بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے, اچانک ایک گھونسا آتا ہے اور وہ دل پہ پڑتا ہے, اور بندہ افسانہ بند کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یہ کیا تھا. اور افسانہ کہتے ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ان کا افسانہ شروع تب ہوتا ہے جب آپ کتاب بند کر دیتے ہیں. زبردست زبردست, ویری ویل ڈسکرائب. لیکن احمد صاحب میں چاہتی ہوں اس چیز کو بھی آپ ایڈریس کریں کہ جو بھی انہوں نے لکھا اور جو خزانہ وہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے, اس دور میں تو ایک کاغذ پہ لکھ لینا اور اس کو قیمتی خزانے کے طور پر محفوظ کر لینا ایک آرٹ تھا جو کہ ہم کرتے رہے ہیں, اور وہ آج بھی ہمارے پاس ہے. لیکن آج کی ڈیجیٹل ایرا میں آپ کو پتہ ہے, اگر ہم بھارت کی بات کریں, ہم پاکستان کی بات کریں, بہت ساری موویز ایسی بنی کہ نہ صرف ان کی سوچ کو بلکہ معاشرے کی وہ عکاسی, وہ رخ, اور معاشرے کی وہ تلخ حقیقتیں, وہ سچ, وہ کالے سچ دکھانے کی کوشش بھی کی ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ اس چیز کو کنٹروورشلی دیکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایرا میں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا لکھا ہوا نوجوانوں کے سامنے لے کے آیا جائے, کیونکہ آج کل وہ چیزیں ہمیں پریکٹیکل میں نظر آتی ہے جو کہ صرف وہ لکھا کرتے تھے. جی ہاں, آپ نے بجا فرمایا. اصل میں لکھاری تو وہ ہے جو آفاقی حقائق بیان کرتا ہے, وہ آج کا زمانہ ہو یا 1000 سال پرانا. 1000 سال پہلے بھی عورت معاشرے میں اسی طرح پیس رہی تھی ہندوستان میں, بلکہ پوری دنیا میں. آپ دیکھیں نا, ان پر ڈی ایچ لارنس کے بھی بڑے اثرات ہیں, ان پر موپساں کے بڑے اثرات ہیں. تو بہرحال آپ نے بجا فرمایا کہ ڈیجیٹل ایرا ہے, اور اس میں لوگ پڑھنے کی سے زیادہ, کتاب پڑھنے سے زیادہ دیکھنے پر یقین رکھتے ہیں. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ منٹو صاحب خوش نصیب ہیں کہ ان کا تقریباً سارے کا سارا کام جو افسانے کی حد تک ہے اس کو آڈیو کی صورت میں سیو کر کے یوٹیوب پہ چڑھا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے بڑے لوگ, جیسے ہرمیت بتا رہے تھے کہ نندتا داس نے ادھر, اور یہاں پہ سرمد خسرو صاحب نے, جو ہمارے استاد ہیں سرمد خسرو صاحب, انہوں نے ان کی باقاعدہ فلم بنائی. اور پاکستان میں جو سرمد صاحب نے فلم بنائی اس کو لکھا شاہد محمود ندیم نے. اچھا, شاہد محمود ندیم صاحب ایک سیریل کر رہے تھے, اور ان سیریل کے ایپیسوڈز کو ملا کے سنیما کی پریزنٹیشن کے لیے انہوں نے اس کو ڈھال دیا سرمد خسرو صاحب نے. مجھے اس فلم پہ ذرا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ سنیمیٹک نہیں ہے, یہ فلم ہے لیکن سنیمیٹک نہیں ہے. البتہ نندتا داس نے جب یہ پلان کیا کہ اس کو بنایا جائے گا نواز الدین صدیقی کے ساتھ, تو اس نے اس میں سنیمیٹک اپیل رکھی. تاہم ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ سرمد خسرو کا ایک بہت بڑا کمال تھا, اور وہ جو ڈیجیٹل, جس طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں کہ ڈیجیٹل ایرا ہے, کمال یہ تھا کہ انہوں نے جو افسانہ 32 منٹ 35 منٹ 25 منٹ کی ریڈنگ ٹائم لیتا ہے, اس کو انہوں نے 3 منٹ میں ویژولائزیشن کے ذریعے سے سکرین پہ پیش کر دیا. مثلا ٹھنڈا گوشت
اس قدر شاندار اس کی یاسرا رضوی کو اس نے لیا ہوا ہے اور کیا شاندار وہ اس کی دراصل یہی تو یقینی طور پر ایک آرٹ ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیں. جیسے آپ ون لائنر پنچ کی بات کر رہے تھے, تو یہ جو ڈیجیٹل ایرا میں ایک ریل اور کلپ کی صورت میں آپ ایک کہانی کو دیکھ لیتے ہو, دراصل یہی ایک خاصہ ہے آج کے دور کا. اور اگر ہم یہ کریں گے تو میرے خیال سے یہی سعادت حسن منٹو کی تعلیمات اور انہوں نے جو لکھا وہ آگے سے آگے جنریشن تک ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور اگر اس ساری ڈسکشن کو جو ہم نے کی, حق اور سچ بات کہنے کا حوصلہ ہمت اگر آپ میں آ جائے تو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو جیت ہے وہ سچ کی ہوتی ہے, بشرطے کہ آپ اس میں قائم و دائم رہیں. اب لیں گے آپ سے اجازت, انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.